हमने टेंसेस के 10 तक हम डिस्कस कर लिए थे और उसके बाद के क्वेश्चन हैं ये। तो आ जाइए शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कुलदीप। हाउ हैव यू बीन? आवाज आ रही है सभी को सही? एवरीबॉडी इज गेटिंग माय वॉइस क्लियरली? यस सर, चलो ठीक है। 10वां क्वेश्चन रिपीट करने के लिए कह रहे हैं तेजा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? आई ऑलवेज एडमायर द ग्रेट मैन हु सेड दैट वन इज वाइजर आफ्टर एन इवेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप सेंटेंस को देखिए, आई ऑलवेज एडमायर द ग्रेट मैन, मैं उस महान आदमी की तारीफ करता हूं जिसने ये कहा कि वन इज वाइजर आफ्टर एन इवेंट, एक घटना के बाद एक इंसान थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। आपने हैंडआउट में देखा होगा कीवर्ड्स के इस्तेमाल और वहां पे नाउ डेज शब्द आया हुआ था। बताइए क्या प्रॉब्लम है? दो मिनट है आपके पास इन 5 क्वेश्चंस के लिए और उसके बाद आई विल डिस्कस देम। और बिल्कुल इजी और आसान क्वेश्चन है। आई फील पल्लवी आर नॉट मेकिंग। बिल्कुल नाउ डेज शब्द आपने देखा होगा पहले ही शीट पे है, जो टेंस का हमारा हैंडआउट है वहां पे हर टेंसेस के लिए क्या कीवर्ड्स होते हैं उनको मेंशन किया है मैंने। और वहां पे आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए जो कीवर्ड है वो है आपका नाउ डेज, राइट? सो यहाँ पे डू नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मूवी लिखा हुआ है, डू नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मूवी, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप इसको रिकॉर्डेड क्लास पढ़ते हैं, कोई भी डाउट नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है मनीष, कोई डाउट नहीं होता है। तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि सब कुछ कवर हो जाए। तो अगला है क्वेश्चन आपका, ये सब क्लियर हो गया कि नाउ डेज शब्द में इशारा कर रहा है कि नाउ डेज फिल्म मेकर्स आर नॉट मेकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या करने वाले भाई? आर नॉट मेकिंग लिखने वाले हैं आप, और सेंटेंस जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि उस तरह की फिल्में नहीं बना रहे हैं जैसा कि उन्होंने पहले बनाया। They are saying that these are the agenda which are discussed in the next meeting. They are saying that these are the agenda which are discussed in the next meeting of the board of directors. अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है? What is the problem over here? These are the agenda which are discussed, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, These are the agenda which are discussed। तो which are discussed की अगर हम हिंदी निकालें तो क्या निकल जाएगी कि भाई जो डिस्कस होते हैं। तो कि यहां पे क्या कहना चाह रहे हो आप कि जो डिस्कस होंगे अगली मीटिंग में, तो जो अगली मीटिंग में डिस्कस होंगे उसके लिए क्या होना चाहिए भाई? विल बी डिस्कस। आर डिस्कस का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन हम आपने देखा होगा जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था, जो टेंस का चार्ट था, वहां पे हमें समझ में आया कि भाई फ्यूचर के लिए यानी विल और शैल के लिए हम इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू का भी इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पे which are going to be discussed, आप ये कह सकते हो या क्या कह सकते हो भाई? which will be discussed, which will be discussed। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है कि आपको समझ में आ जाए कि बी डिस्कस तो कॉमन है दोनों में, लेकिन अगर हम विल या शैल का इक्विवेलेंट करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो इज गोइंग टू या आर गोइंग टू हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे विच से पहले शब्द आया हुआ है एजेंडा, और नाउन की क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो शब्द हमारा एजेंडा है इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल जाहिर तौर पे नाउन है, और ये नाउन कैसा है? प्लूरल है। एजेंडम सिंगुलर होता है, एजेंडा प्लूरल होता है। तो विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, उसका एंटीसीडेंट जो शब्द है जो नाउन है वो क्या है? प्लूरल। तो जाहिर तौर पे जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आर गोइंग टू का जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट है वो विल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो विच से पहले कोई सिंगुलर नाउन होता तो आप वहां पे क्या कहते हैं? विच इज गोइंग टू बी। तो वहां पे इज हो जाता है, लेकिन जाहिर तौर पे विल का रिप्लेसमेंट है वो। तो आप या तो इसे ये कह लो कि which will be discussed, या आप कह लो which are going to be discussed। So these are the two different ways of putting forward the same idea, but definitely which are discussed is absolutely rubbish, incorrect। उसका कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं है। तो एरर हो गया हमारे सी पार्ट में। और करेक्शन करने के दो तरीके हैं, या तो आप आर को हटा करके वहां पे which will be discussed कर दीजिए तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा, या अगर आर को रखना चाहते हैं तो उसके बाद going to be लगा दीजिए तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और हमें समझ में क्या आ गया कि भाई will की जगह पे हम is going to, are going to, am going to जैसा सब्जेक्ट है उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को बात क्लियर हो गई? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है ना? will लगा लो या are going to लगा लो। चलो अगला क्वेश्चन है, he was knowing everything about the manager but he pretended to be all ignorant about her। अब आप देखो यहाँ पे नो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और नो क्या है, किस तरह का वर्ब है? दैट इज द वर्ब ऑफ मेंटल एक्टिविटी, दैट इज द वर्ब ऑफ मेंटल एक्टिविटी। और मेंटल एक्टिविटी के वर्ब को आप कंटीन्यूअस में नहीं लिखोगे, किसमें लिखोगे? इंडेफिनिट में। टेंस कौन सा है? पास्ट कंटीन्यूअस। किसमें आ जाएगा? हाँ जी, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा he knew everything, he knew everything about the manager but he pretended to be लिखा है। अब वैसे वो मुझे लग रहा है टाइप एरर हो गया होगा, लेकिन अगर हम देखें एरर के लिहाज से तो यहाँ पे भी दिक्कत नजर आएगी। ये ही प्रिटेंडेड होना चाहिए, क्योंकि फिर आप प्रेजेंट टेंस में नहीं चले जाओगे। प्रेजेंट टेंस में जाते तो ही के साथ वर्ब में एस लगता है, राइट? तो भी एरर ही होता। तो he knew everything about the manager but he pretended to be all ignorant about her। वो मैनेजर के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उसने ऐसा नाटक किया कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये इसका तो ऐसा नाटक किया, ऐसा प्रिटेंड किया, बहाना बनाया, तो बनाया प्रिटेंडेड। बात क्या है? ये भी क्लियर होगी बात सभी को? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस पॉइंट? तो दोनों एरर में था, स्पीडोमीटर नहीं चल रहा है ऑफलाइन में मनीष, कोई बात नहीं, देख लेंगे जो क्वेश्चन करते पहले। आई एम फीलिंग लाइक हैविंग सम ड्रिंक सो आई थिंक वी शुड मूव टू सम नियर बाय पब। क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में? व्हाट इज द प्रॉब्लम? दीपक का जवाब बिल्कुल सही है, पल्लवी भी सही है पूरी तरीके से। हाँ चल आ जाइए। तो यहाँ पे दो बातें नजर आ रही हैं आपको।
एक तो भाई आई एम फीलिंग लिखा हुआ है, आई एम फीलिंग लाइक हैविंग, आई एम फीलिंग लाइक हैविंग लिखा हुआ है। तो आपको बात समझ आ रही है यहां पे कि भाई फील जो है ये इमोशन फीलिंग का वर्ब है और हैव जो है ये पोजीशन का वर्ब है। और हमने दोनों की चर्चा की है कि हम इन दोनों कैटेगरीज के वर्ब को जो है कंटीन्यूअस टेंस में इन जनरल नहीं लिख सकते। लेकिन अब यहां पे पॉइंट क्या है कि भाई ये वाला कंटीन्यूअस फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। एम फीलिंग को आप किसमें बदल दोगे? ये बदल जाएगा फील में। आई फील लाइक हैविंग, आई फील लाइक हैविंग। क्योंकि हमने बात ये भी की थी कि भाई जब आप कुछ खाते हो कुछ पीते हो तो वहां पे जो है आईएनजी का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि आई एम हैविंग माय लंच, इसका मतलब क्या कि यू आर ईटिंग योर लंच। इफ यू आर हैविंग योर ड्रिंक्स मींस व्हाट कि आप अपने ड्रिंक्स को पी रहे हैं। तो यहां पे भी वही सेंस है कि आई फील लाइक हैविंग सम ड्रिंक, यानी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ ड्रिंक पीना चाहिए। सो आई थिंक वी शुड मूव टू सम नियर बाय पब। यस रियाज, दिस इज लाइव क्लास। बच्चे कहां रहते हो? जब क्लास लाइव नहीं होती होगी तो आपको पता होगा। चलिए, वी आर इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years बट वी नेवर नो दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंग्लिश। Pallavi is absolutely, Anshul is absolutely correct. Deepak, बिल्कुल टीएचई आप भी हैं हमारे साथ, बिल्कुल पहली बार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अक्षय, तो देख लो, वी आर इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years लिखा है, बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ड्यूरेशन की। तो आर की जगह पे हम क्या लगाएंगे भाई? वी हैव बीन इन दिस टाउन, we have been this town for the last 10 years but we never know that it was established। अब यहां पर भी प्रॉब्लम है, but we never know that it was established but we never knew that it was established by the English। हमने कभी ये जान नहीं पाए ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। अब देखो इंग्लिश के पहले द लग गया तो यहां पे बात किसकी हो रही है? अंग्रेजों की हो रही है, ना कि हम भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट लीजिए फिर आंसर करिए सारे क्वेश्चन। संजू क्लास में दिक्कत आ रही है क्या आपके? They have been knowing me for the last 6 years, therefore I think they will not hesitate in allotting this tender to me. It is raining since morning and it does not seem to stop the next 2 or 3 hours. I did not have even a single word with him since last Monday, therefore I am impatiently waiting for his call. He has been badly disturbed since he has got married and now his personal life has started telling upon his professional life too. He worked with Hindustan Unilever for 2 years before he joined IBM last year. संजू सभी की क्लास चल रही है, आपकी क्लास में दिक्कत है तो आपके एंड से प्रॉब्लम है ना? अब आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल सीधे सीधे फंडे के ऊपर था। दे हैव बीन नोइंग आ गया, फिर नोइंग का इस्तेमाल हुआ है और मैंने आपको बताया था ये 4 बार आपको सामना करने को मिलेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट। और यहां पे देखो आप, दे हैव बीन नोइंग इस्तेमाल हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसको हम परफेक्ट में लेके आएंगे। दे हैव नोन मी फॉर द लास्ट 6 years, देयरफॉर आई थिंक दे विल नॉट हेजिटेट इन अलॉटिंग दिस टेंडर टू मी। तो दे हैव नोन मी कर लोगे आप, दे हैव नोन मी। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सीधा सीधा फंडे पे। आपको बताया था हमें कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पजल करने की कोशिश की जाती है और यहां पे आपको नजर आ रहा है कि जब सिंस मॉर्निंग लगा है तो इज रेनिंग नहीं, हैज बीन रेनिंग होगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग एंड इट डज नॉट सीम टू स्टॉप फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 hours। I did not have even a single word with him since last Monday, therefore I am impatiently waiting for his call। अब देखो आप यहां पे लिखा है कि I did not have even a single word। तो क्वेश्चन नंबर 18 में टेंस की प्रॉब्लम, I haven't had का मतलब I have not had a single word, ये हो जाएगा। So I have not had a single word with him। अब यहां पे have helping verb, had क्या हो गया? मेन वर्ब। तो have a word का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। तो ओके, therefore के बाद जो लिखा है वो प्रेजेंट टेंस में है, therefore I am impatiently waiting for his call। तो जाहिर तौर पे आपको जो पूरे टेंस का जो सेंटेंस का है वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पहले वाले पार्ट में पहले क्लास में पास्ट इंडेफिनिट में चले जाएं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो वही है कि I haven't had even a single word with him since last Monday। और सिंस लगा है परफेक्ट टेंस लिख सकते हैं आप बिल्कुल आराम से। तो I have not had even a single word with him since last Monday, therefore I am impatiently waiting। अगला लिखा है he has been badly disturbed since he has got married। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट, और इनसे आई थिंक 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे हैंडआउट में ही। यहाँ पे सिंस के बाद लिखा हुआ है he has got married, राइट? और यही पे प्रॉब्लम है और इस बात को आप दिमाग में बिठा लोगे हमेशा के लिए कि भाई सिंस का इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में जब हो और उसका जो सेंस हिंदी निकल रहा है वो निकल रहा है जब से, तो सिंस के बाद लिखी जाने वाली बात को आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। यहां पे लिखा है सिंस ही हैज गॉट मैरिड, हैज कर दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, आपने उसको हटा दिया। अब सिंस ही गॉट मैरिड ये बिल्कुल सही हो गया। एक बार और कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं कि भाई सिंस का इस्तेमाल जब सेंटेंस के बीच में हो और
उसका जो अर्थ निकल रहा है वो निकल रहा है जब से, जैसे यहां पे लिखा है कि वो बड़ी बुरी तरीके से डिस्टर्ब रहा है जब से उसकी शादी हुई है, और अब उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसने उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी पूरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। तो यहां पे जब से उसकी शादी हुई तो सिंस ही गॉट मैरिड। अब यहां भी लग सकता है कि शायद रटने वाली बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल रटने वाली नहीं है। कैसे नहीं है, एग्जांपल के सारे हम समझने की कोशिश करते हैं। आवर इकोनॉमी हैज गॉट ट्रिमेंडस बूस्ट सिंस 1991। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सेंटेंस में किसी को भी कि हमारी इकोनॉमी को 1991 से ट्रिमेंडस बूस्ट मिला, क्योंकि 1991 जो था वो एलपीजी का साल था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, डी लाइसेंसिंग हुई इकोनॉमी की, लाइसेंसी राज जिसे कहते थे वो खत्म हुआ, और यहां पे अब इसका सेंस पूरा निकल रहा है। अब इसी बात को मैं थोड़ा सा चेंज करके अगर कहूं कि भाई आवर इकोनॉमी हैज गॉट ट्रिमेंडस बूस्ट सिंस वी गॉट फाइनेंशियल फ्रीडम, सिंस वी गॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अब आप क्या देख रहे हो, इस सिंस के बाद कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ, सिंस वी गॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि 1991 ही वो साल था जब हमें फाइनेंशियल फ्रीडम एक तरीके से मिली। हम बार बार बात करते हैं और सुनते और पढ़ने को मिलता है आर्टिकल्स में, वी गॉट द पॉलिटिकल फ्रीडम इन 1947, we got financial freedom in 1991, but somewhat still we are not intellectually free, means what intellectual freedom is yet to be a right that yet to be gotten, right? So ये टर्म हमने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। कोई बाकी सिंस 1991, क्योंकि जो वो टाइमलाइन आप बता रहे हो, जो पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, तो जाहिर तौर पे उसके बाद जो आप लिखोगे वो पास्ट टेंस होना चाहिए। इसीलिए अब कई बार इसको रूल के तौर पे किताबों में लिखा होता है, बच्चा इसे रट भी लेता है। इसलिए मैंने पहले जिस तरीके से शायद आपको पता हो, आपने पढ़ा, पहले वो समझाने की कोशिश की कि भाई सिंस जब सेंटेंस के बीच में आए और उसका मतलब जब हिंदी में लिखे जब से, उसके बाद आने वाले क्लास को आप इसमें लिखेंगे वो लिखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। बात समझ में आ गई? आप दोस्त किस बैच के बारे में बात कर रहे हैं आप? चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बिल्कुल उसी पैटर्न पे था। अच्छा 18 पूछ रहे, सेम पैटर्न, आई डिड नॉट हैव अ विद हिम सिंस लास्ट मंडे। हां, तो सिंस लास्ट मंडे की जगह पे आपको कुछ कहना पड़ेगा कि बस लास्ट मंडे को क्या हुआ। इस बैच में आरसी कहां हुई है अभी? आरसी हो गया? आरसी और क्लोज टेस्ट हो चुके हैं। भाई सारे के सारे, हाँ पैराजम्बल्स बाकी हैं आपके, बिल्कुल पैराजम्बल भी इस हफ्ते में हो जाएंगे हमारे, होपफुली परसों से हम पैराजम्बल की शुरुआत कर देंगे, कल भी मेरे ख्याल से टेंस पे खर्च करेंगे हम। ओके ओके आशुतोष, तो भाई मैंने तो वीडियोस के अंदर सारे क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस किए हैं ना, वीडियोस में आप देखोगे तो जो भी हैंडआउट्स हैं उनके क्वेश्चन सारे डिस्कस हुए हैं। They have been knowing me for the last 6 years, therefore I think they will not hesitate in allotting this tender to me. He worked with Sunny Liver for 2 years before he joined IBM last year. He had worked. Very good विशु। भाई इधर उधर के क्वेश्चन में मैं आगे पीछे हो जाता हूं क्वेश्चन में, अभी रुक जाओ, बाकी बातें मत क्या करो, क्वेश्चन हो रहे हो तो ध्यान क्वेश्चन पे रहता है कि क्या बताना है। He had worked with Sunny Liver for 2 years before he joined IBM last year। ये किस फंडे के ऊपर है, ये यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई दो एक्शन, दोनों पास्ट में, जो एक्शन पहले पूरा हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो फॉलोइंग एक्शन है वो आएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। तो यहाँ पे यूनिलीवर में काम कर चुका था पिछले साल IBM ज्वाइन करने से पहले, तो यहाँ पे हम हैड वर्क के साथ जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप में से कुछ लोगों के सीरियस के एग्जाम हुए होंगे, ठीक ठाक अच्छा सा पेपर आया था, और देखो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ग्रामर के बैच में बिल्कुल शुरुआत में पढ़ाता हूं, उस पर करीब 8 से 10 क्वेश्चन मिले थे पहचानने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर ये क्या शुरू में खर्च करते हैं, ये वर्ड फ्रेज क्लास क्या बताते हैं, अब क्यों बताते हैं, उसका फायदा आपको मिल रहा है क्योंकि आप पहचानते हो, और अभी अच्छी बात है कि अलग अलग पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने लग गए हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि भाई अगर बच्चा बेचारा पहचान नहीं पाएगा तो वो फिर रटने के ही बोझ दबेगा, अगर पहचानता है, समझता है, तो कोई एग्जाम हो, कोई पेपर हो, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं चुप रहूंगा 2 मिनट, आप बता दीजिए 5 क्वेश्चन। You will be surprised to know that I had studied only for 2 hours during my चलिए शुरू कर लेते हैं डिस्कशन। You will be surprised to know that I had studied only for 2 hours during my school days. However, I always stood first in the class. So you will be surprised to know that I studied only for 2 hours. I had का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, और आपको दिख रहा है कि जो चर्चा हो रही है वो पास्ट हैबिट्स की हो रही है, राइट? तो भूतकाल की आप यादें नहीं। तो यहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है कि तुम ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि मैं अपने स्कूल के दिनों में सिर्फ 2 घंटे पढ़ा करता था, लेकिन फिर भी मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आया। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जहां पे हैड स्टडीड लिखा हुआ है, यहां से आप हैड का पता करेंगे, साफ और सिर्फ आप स्टडीड लिखेंगे। और एक छोटी सी बात और भी कि भाई पास्ट हैबिट्स या कि जो आपके रिपीटेड एक्शन रहे अब करनी है कंटिन्यू, तो उसके लिए किन किन तरह के स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपको पता है भाई यूज्ड टू प्लस V1, यूज्ड टू प्लस V1, ये एक यूज देखते हैं आप, और क्या देखते हैं,
और आपको समझ में आ गया कि सिंपली यानी सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वी वन, सब्जेक्ट प्लस वी टू कर दिया हमने, यानी पास्ट इंडेफिनिट के इस्तेमाल के साथ, जैसे कि जो इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं, आई स्टडीड, आई के बाद जाहिर तौर पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्लस वी टू हो गया। और दूसरा क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी वन, ये मॉडल वर्ब में देखा पढ़ा सुना होगा आपने कि भाई पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए हम ये भी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लेते हैं मोटे मोटे तौर पे। तो भाई वो ऐसा किया था या कर रहा था, करता था, यहाँ जाता था, वहां आता था, समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे हम वुड प्लस वी वन का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है ये आपके पास्ट हैबिट्स को बताते हैं। I have been waiting for someone for last 2 hours, यहाँ पे लास्ट के पहले द लगाना पड़ेगा आपको। I have been waiting for someone for the last 2 hours, but he has not come yet. मैं उसका पिछले 2 घंटों से वेट कर रहा हूँ, लास्ट के पहले द लगा लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। I have not watched any movie since I have come to Delhi। अब देखो, अभी जो पीछे हमने चर्चा की है सेंस वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था आपको क्वेश्चन मैंने और दिया है कि कोई भी कॉन्सेप्ट नया सीखो, एक क्वेश्चन करके सीखते हैं, दूसरा क्वेश्चन करके उस कॉन्सेप्ट को पक्का कर लेते हैं। तो मैंने इसलिए कहा था कि इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ समझ आएगा, क्योंकि ज्ञान तो हमने बहुत वर्ग के चैप्टर में ले लिया, वर्ग से ही टेंस डिसाइड होता है। तो क्या समझ में आया यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिंस आई केम, वेरी गुड आंसर, दैट्स द करेक्शन। यहाँ पे आई हैव कम लिखा हुआ है और आई हैव कम प्रेजेंट परफेक्ट है, आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सिंस का मतलब जब से हो जब हिंदी में, तो उसके बाद लिखने वाले क्लॉज को आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखोगे। तो मैंने कोई मूवी नहीं देखी है जब से मैं दिल्ली आया, तो इसलिए मैं एक मूवी देखना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू वॉच। व्हाट आई वांट टू नो इज हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग इन योर ऑफिस टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, ओके, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। आ जाओ, इसको इस प्रॉब्लम को दूर कर लेते हैं। व्हाट आई वांट टू नो, पहले तो मुझे ये बताओ कि भाई ये इससे पहले आया है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? ये हो गया आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब से पहले आया है कि जो मैं जानना चाहता हूं वो है, तो क्या है? इज हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग। यहाँ पे हाउ लॉन्ग की बात हुई है, और जब हम लॉन्ग की बात कर रहे हैं, मींस व्हाट आवर फोकस इज ऑन द ड्यूरेशन। हमारा फोकस जो है वो ड्यूरेशन के ऊपर है, और जो फोकस ड्यूरेशन के ऊपर है नाउन क्लॉज है, ये ना कि फ्रेज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिकॉज आई वांट लगा हुआ है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्लॉज हो गया। एनीवे यहाँ पे इसके बाद हाउ लॉन्ग लग गया और फिर लिखा है यू आर वर्किंग, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग। अब हमारे कुछ भाई बंधुओं को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, वो क्या प्रॉब्लम है भाई? उनकी प्रॉब्लम ये है कि हाउ लॉन्ग के बाद उनके मन में ये आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए, तो उन्होंने क्या लिखा है कमेंट में? उन्होंने लिखा है कि भाई हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, दे हैव रिटन दिस थिंग एंड दिस सिंपली depicts that you people are confused that what's the positioning of how long and how that particular phrase should be treated। भाई हाउ लॉन्ग अगर सेंटेंस की शुरुआत में इस्तेमाल होता तो आप हेल्पिंग वर्ब लगा लेते, जैसे मैं सेंटेंस की शुरुआत करूं इस तरीके से कि भाई हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, कितने देर तक काम कर रहे हो आजकल। वो अंडरस्टूड हो गया कि मेरा फोकस ड्यूरेशन के ऊपर है, हाउ लॉन्ग लगाया मैंने, लेकिन क्या यहाँ पे सेंटेंस हाउ लॉन्ग से और ये नहीं, हाउ लॉन्ग इज कमिंग इन बिटवीन, दैट इज मोर ऑफ अ कनेक्टर। तो यहाँ पे आप हाउ लॉन्ग के बाद जो लिखोगे वो एक असर्टिव स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा। असर्टिव मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव, अगर नॉट लगाया तो नॉट लगा लोगे, नहीं लगाया तो नहीं लगाओगे, लेकिन असर्टिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो यहाँ पे बिल्कुल वही होगा कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग इन योर ऑफिस टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन एरर टू आस्क, पेपर में बार बार आता है। वो आपको इन तरह के शब्द जो क्वेश्चन पूछने वाले शब्द हैं उनको रिलेटिव के तौर पर देते हैं और उसके बाद सीधा सीधा वो हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद तब आता है जब आप उस इंट्रोगेटिव वर्ड के सहारे सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो, डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हो। आप देखिए सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगा हुआ है, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। तो सिर्फ जो प्रश्नवाचक सेंटेंसेस होते हैं उनमें सवाल पूछने वाले शब्दों के बाद डब्ल्यूएच फैमिली कीवर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, जब ये बीच में है तो मतलब बहुत कॉमन है, ध्यान रखना आगे से, इसलिए इतना बोला है मैंने इस क्वेश्चन पे। Next one is everybody of my family is glad to know that I will be working with a globally renowned MNC from next Monday. Everybody of my family is glad to know that I will be working with a globally renowned MNC from next Monday. सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आप देखो यहाँ पे लगा है आई विल बी वर्किंग विद अ ग्लोबली रिनाउंड एमएनसी फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, तो नेक्स्ट मंडे से मैं ग्लोबली रिनाउंड एमएनसी के साथ काम कर रहा हूँगा। अब यहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने इस्तेमाल करा हुआ है विल वर्क, तो विल वर्क नहीं होगा, विल वर्क कब होगा? जब वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, पता ही ना हो, कोई निश्चितता ना हो। यहाँ पे तो बिल्कुल निश्चितता है कि अगले सोमवार से वो क्या करेगा? हाँ जी, काम करना शुरू कर देगा, तो वो सर्टेनिटी है। और जब सर्टेनिटी का भाव आए तो हम वहां पे कंटिन्यूअस लगाते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई विल बी वर्किंग, अब आई विल हैव बीन वर्किंग कहां से लग रहा है निर्भय और हिमांशु भाई? बात बिल्कुल क्लियर है। अब जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब कि फ्यूचर में एक निश्चित समय तक थोड़ा काम हो चुका है। जैसे हम कह लें कि भाई कल हम कितना टाइम हो चुका है, हम कल हम इस समय 45 मिनट से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना? तो यहां पे कि वी विल हैव बीन स्टडीइंग, वी विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर द 45 मिनट्स टुमारो, यानी एट दिस टाइम। तो क्या मतलब हुआ? इस समय कल हम 45 मिनट से पढ़ रहे होंगे, यानी हमारी 45 मिनट की पढ़ाई कल 10:30 बज रहे हैं, इस समय तक पूरी हो चुकी होगी, लेकिन पढ़ाई अभी भी चल रही होगी। तो इसीलिए आपको बार बार मैंने समझाया कि जिस टेंस का नाम है उसका क्या फंक्शन है। तो वैसा कोई मामला है, हम पहले शुरुआत ही करेगा मंडे से, ठीक है? तो सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आकाश, इस वीक में आपको पैराजंबल मिल जाएगा पूरा। हम वेंसडे से पैराजंबल पढ़ेंगे ही। मैंने सोचा कि पैराजंबल की फिर आपको क्लासेस रेगुलरली मिल जाए rather than एक लाट में, ठीक है ना?
बस ये देखिए बचे हुए हैं क्या, वॉइस और नरेशन, राइट, वॉइस और नरेशन बचे हुए हैं, और उसके बाद है प्रीपोजिशन कंजंक्शन, और फिर क्वेश्चन टैग और आर्टिकल्स, दैट्स इट। तो फटाफट बहुत प्यार से हमारे ये आर्टिकल्स और क्वेश्चन टैग में कुछ करना ही नहीं है, वो टॉपिक ही बड़े मासूम छोटे छोटे से हैं। तो क्वेश्चन टैग एक दिन का टॉपिक, आर्टिकल के बारे में बताया, ज्ञान आपने टेंस में ले चुका है, बस उसका रिवीजन है। तो मोर ओवर इंपॉर्टेंट बड़े चैप्टर हमारे पास वॉइस और नरेशन और कंजंक्शन प्रीपोजिशन ये बचे हुए हैं इस हफ्ते के बाद। तो मैंने इसलिए कहा कि बहुत अच्छे तरीके से आप जो है 20 फरवरी तक, 22 फरवरी तक मतलब प्रैक्टिस करके अच्छे से बैच खत्म कर लेंगे हम। ओके निर्वस, ये सही का सेट करवा दूंगा। इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट गो टू हर होम। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, नेसेसरी के साथ मस्ट का इस्तेमाल हो रखा है, और ये एसएससी के ही क्वेश्चन हैं, तो इसलिए एसएससी किन किन जगहों पे छिड़ता है वो बात क्लियरिटी से समझ में आनी चाहिए। तो नेसेसरी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मस्ट एक हाई डिग्री का शब्द है, हमें थोड़ा माइल्डर चाहिए, हम यहाँ पे शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आई एम बॉर्न इन इंडिया बट आई डू नॉट वांट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इन इंडिया, नो एरर। हाँ जी, तो आई एम बॉर्न, आई वाज बॉर्न इन इंडिया बट आई डू नॉट वांट टू गिव बर्थ टू। तो यहाँ पे 27 में कोई प्रॉब्लम है कि ठीक ठीक लग रहा है? विल यू प्लीज लेट मी नो वेयर एंड व्हेन हैव यू बीन बॉर्न, आस्क अ मैन। तो वेयर एंड व्हेन हैव यू बीन बॉर्न क्या हो जाएगा? Will you please let me know, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम कहां और कब पैदा हुए थे? एक आदमी ने मुझसे ऐसा पूछा। बिल्कुल, तो हैव बीन, वर यू बॉर्न, पैदा हुआ, आई वाज बॉर्न इन इंडिया, मैं भारत में पैदा हुआ था, लेकिन नहीं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चे को भारत में पैदाइश दूं, जन्म दूं। सो आई वाज बॉर्न, और यहां पे भी हैव यू बीन बॉर्न की जगह पे वर यू बॉर्न। इट इज टाइम दैट ही गोज टू द स्कूल टू ब्रिंग हिज चिल्ड्रन। क्या प्रॉब्लम है यहां पे? देखो क्वेश्चन नंबर 29वां और 30वां बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या कि भाई अगर सेंटेंस की शुरुआत में इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल हो, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल हो, तो उसके बाद जो लिखोगे वो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल उसी के ऊपर आप जाएंगे कि भाई इट इज हाई टाइम दैट ही गोज टू द स्कूल, तो ही वेंट टू द स्कूल टू ब्रिंग हिज चिल्ड्रन, और फिर है कि इट इज हाई टाइम दैट यू गो बैक टू योर होम, तो यहां पे भी यू वेंट बैक टू योर होम, यू वेंट बैक एंड ही वेंट टू द स्कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों के दोनों क्लॉजेस आपके फ्यूचर में होंगे नहीं, और यहाँ पे इफ के बाद वाले क्लॉज को आप किसमें लिखोगे? इंडेफिनिट में लिखोगे। आई विल कम टू सी यू इफ आई विल हैव टाइम, तो आपको पता है कि भाई दोनों के दोनों क्लॉजेस आपके फ्यूचर में होंगे नहीं, और यहाँ पे इफ के बाद वाले क्लॉज को आप किसमें लिखोगे? इंडेफिनिट में लिखोगे। तो इफ आई हैव टाइम, और जब हम कह रहे हैं इफ आई हैव टाइम, तो हैव यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब ऑफ पोजीशन है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इफ आई हैव टाइम, ही टेल्स हिज मदर हिज गर्लफ्रेंड माइट हैव कम टू सी हिम नाउ। ही टेल्स हिज मदर, वो अपनी मां को ये कहता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसे मिलने के लिए अभी आ सकती है। तो मे हैव कम, नाउ की बात हो रही है, मे ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो माइट की आवश्यकता नहीं है। The Prime Minister of India has gone to America to talk to the President of America a few days ago. दो बार टाइप एरर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि भाई जब हम बात कर रहे हैं few days ago की, तो यहाँ पे हमें जाना चाहिए किसके साथ? पास्ट परफेक्ट के साथ जाना चाहिए। यहाँ आप जाएंगे पास्ट परफेक्ट के साथ, नहीं पास्ट इंडेफिनिट के साथ। तो हैज गॉन लगा हुआ है। हमने शुरुआत में बात की थी कि जब इस तरह के एडवर्बियल टाइम फ्रेज हो, यस्टरडे, अ डे अगो, फ्यू डेज अगो, अ फ्यू मंथ बैक, जो कुछ भी इस तरीके के, तो वो क्लियर इंडिकेशन होता है कि आप पास्ट इंडेफिनिट में जाइए। तो यहाँ पे हैज गॉन को हम वेंट टू अमेरिका लिखेंगे। दीपक विल हैव बीन मैरिड टू हर बाय कमिंग संडे। दीपक विल हैव बीन मैरिड टू हर बाय कमिंग संडे, यानी आने वाले संडे तक दीपक उसके साथ शादीशुदा हो चुका होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, सेंटेंस ठीक है। He said to them that honesty was the best policy. Honesty is the best policy. And which particular concept we are learning from this question? भाई जो हमारे कथन होते हैं सही होते हैं, वो जिस पर्टिकुलर टेंस में लिखे जाते हैं, लिखे गए हैं ओरिजिनली, आप उसी में लिखोगे। और जनरली हमको इंडेफिनिट में लिख रहे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में honesty is the best policy है। तो ऐसा नहीं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपका वो said है, तो उसकी वजह से रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदल जाएगा, नहीं, वहां पे आप इसका ही इस्तेमाल करोगे। तो he said to them that honesty is the best policy। तो यही सारी चीजें उस वाले नियम के बिल्कुल एक्सेप्शन में होती है, जो नियम ये कहता है कि एक टेंस में इस्तेमाल हुए, सॉरी एक सेंटेंस में इस्तेमाल हुए सारे क्लॉज एक ही टेंस में लिखने चाहिए। या जो हम कहते हैं कि भाई यूनिफॉर्मिटी शुड बी मेंटेन्ड इन टर्म्स ऑफ टेंस थ्रू आउट द सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में टेंस की यूनिफॉर्मिटी, ऐसा नहीं हो कि बार-बार आप एक टेंस से टेंस में जंप मारते रहो। बट हमें फिर भी पता है कि ऐसा बिल्कुल होता है। जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस सबसे पहला वाला इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट बट मेन क्लॉज इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहां पे भी ऐसा नहीं कि सेड है तो वर्ब ही होगा, यहां पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आई विल कम टू एंड सी यू बिफोर आई लीव फॉर डेनमार्क। आई विल कम एंड सी यू बिफोर आई लीव फॉर डेनमार्क। सेंटेंस सही है गलत है? कैसे करेक्ट करोगे? आई विल कम एंड सी यू, मैं तुम्हें आऊंगा और मिलूंगा तुम्हें, बिफोर आई लीव फॉर डेनमार्क। इसका हिंट आपके हैंडआउट में ही छुपा हुआ है, जो शुरुआत में ज्ञान दिया गया है ना, उसमें जरा पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसके जाकर के एप्लीकेशंस पे देखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट पे जाकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए। आई विल हैव, चलो कोई बात नहीं, आप तुक्का मार रहे हो, इसमें सभी लोग अलग अलग कर रहे हैं, कुछ लेफ्ट कह रहे हैं, कुछ विल हैव कह रहे हैं। मैं आप इसको देखना और समझना, फिर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। आ जाइए। बिफोर लिविंग डेनमार्क मतलब क्या रही, कोई बात नहीं, बोलिए देख करके करके बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दबाजी नहीं है कुछ। अभी टेंस का हैंडआउट कल भी डिस्कस करना है ना, अब कल वाला थोड़ा सा फास्ट पेस में करेंगे हम, तेजी से, क्योंकि लगभग चर्चा सारे कॉन्सेप्ट की हो गई है, अब आपकी आंखें फटाफट देखनी चाहिए।
not get down the bus till it will stop. Till it stops. Till it stops. Not it will stop. By the time I will get my ticket and enter the auditorium, the show will have already begun. By the time I get my ticket and enter the auditorium, the show will have already begun. तो यहाँ पे बिफोर आई गेट माई टिकट, की कोई आवश्यकता वहां पे नहीं है. क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इस लिहाज से. हिंट चलो अच्छा नहीं देता मैं हिंट आपको, आप थोड़ा सोच के बता दो मेरे को. 39. When he stole the money and where did he hide it? दीपक और अंचल ने एक ही आंसर करने की कोशिश की है, बहुत अच्छा. तो कहीं बच्चा सोचता है इन जनरल, और जो सोचता है अच्छा ही सोच रहा है कि भाई व्हेन ही स्टोल, ये तो अंग्रेजी के किसी भी स्ट्रक्चर, कानून, नियम, कॉन्सेप्ट के अनुसार सही नहीं हो सकता कि आपने डब्ल्यू फैमिली का बोर्ड लगाया और उसके बाद आपने जो है सीधा सीधा जो है सब्जेक्ट लेके आया. आप वो तब लेके आ सकते हैं जब व्हेन बीच में आता है. हमने बात की, बिल्कुल आ सकते हैं जब व्हेन सवाल ना पूछ रहा हो. लेकिन यहाँ पे व्हेन सवाल पूछ रहा है, और जब व्हेन सवाल पूछा तो जाहिर तौर पर उसके बाद क्या आना चाहिए, आपका हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए. व्हेन ही स्टोल लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो जाहिर तौर पर पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड और फिर ही और फिर स्टील. लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. आप देखो सेंटेंस क्या हो गया, व्हेन डिड ही स्टील द मनी एंड वेयर डिड ही हाइड इट. उसने पैसा कब चुराया और कहां छुपाया. तो अब दोनों के दोनों को हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिख दिया. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आदमी पैसा पहले चुरा चुका होगा, उसके बाद छुपाने की बात करेगा. ऐसा नहीं कि आदमी पैसा चुराता भी है फिर छुपाता भी है. दोनों काम पैरेलल नहीं चलते. हम दोनों क्लॉजेस को पास्ट इंडेफिनिट में तब लिखते हैं जब लगभग दोनों साइमल्टेनियस हो रहे हैं. बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक बार पैसा जो है वो चुरा रहे हो और साथ ही साथ उसको छुपा भी रहे हो. तो जहां से चुराओगे तो छुपा नहीं सकते, कहीं लेके जाना पड़ेगा. चुराने का काम पूरा होने के बाद छुपाने का काम होगा. तो जो काम पूरा हो चुका है पास्ट में, वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा. इसलिए डिड ही स्टील भी हम नहीं लिखेंगे, व्हेन हैड ही स्टोलन हो जाएगा कि उसने पैसा कब चुराया था और कहां छुपाया. तो पैसा कब चुराया था के लिए व्हेन हैड ही स्टोलन. तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसलिए कहा. और लास्ट वाला भी देखो उसी तरह का कांसेप्ट है. डिड शी टेल यू व्हाई शी हैज नॉट कम यस्टरडे. डिड शी टेल यू व्हाई शी हैज नॉट कम यस्टरडे. क्या तुमने डिड शी टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया कि वह कल क्यों नहीं आई है. बिकॉज़ शी हैज नॉट कम लिखा है, शी हैज नॉट कम लिखा है. तो आपको समझ में आ गया कि यहां पे भी वही फंडा है. एक काम पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में. तो जाहिर तौर पे अब जब किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाए या कुछ इमरजेंसी हो जाए तो वो उस दिन नहीं आएगा, राइट. फिर अगले दिन आकर ऑफिस में बताएगा कि मैं कल क्यों नहीं आ पाया था. तो वही चीज यहां पे भी है कि ऑफिस में बताने का काम फॉलोइंग एक्शन है, वो बाद में होगा. नहीं आने का काम कल हो चुका था पूरा. तो जो काम पास्ट में हो चुका था उसके लिए पास्ट परफेक्ट लिखोगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट लिखोगे. और क्वेश्चन नंबर ये तो 39 था हमारा, और 40th में हमें क्या समझ आया कि भाई वाई के बाद जो शी हैज लिखा हुआ है, शी हैज की जगह पे क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट कम. ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में कि वह कल क्यों नहीं आई थी. क्या उसने तुम्हें ये बताया कल क्यों नहीं आई थी. तो वाई शी हैड नॉट. आई थिंक किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि भाई यहां पे आप देखें कि वाई, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है कि सर देखो 39 में तो वेयर बीच में आ रहा है, इसके बाद तो डिड लगा है और ये सही है, जबकि 40th में वाई बीच में आ रहा है लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आया. सबको क्लियर है नहीं क्लियर है भाई. 39 में वेयर स्टिल सवाल पूछ रहा है, वहां एंड के सहारे दो क्लॉज को जोड़ा जा रहा है. पहला वाला क्लॉज व्हेन वाला है, व्हेन हैड ही स्टोलन द मनी, एंड फिर दूसरा इंट्रोगेटिव ही है. वो इंट्रोगेटिव क्लॉज ऐसा नहीं कि वेयर वहां पे रिलेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है, इसलिए वेयर डिड ही हाइड इट होगा. और जबकि 40th में अब वो अलग क्लॉज जो है, वो ऐसा नहीं कि अलग क्लॉज और इंट्रोगेटिव, वहां पे भाई रिलेटिव का काम कर रहा है, वो रिलेटिव एडवर्ब है. तो डिड शी टेल यू व्हाई शी हैज नॉट कम यस्टरडे, यहां व्हाई के बाद हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा. बात क्लियर हो गई. हाँ, यस्टरडे जो है पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, तभी तो दीपक वहां लगा है डिड शी टेल यू. डिड पास्ट इंडेफिनिट का ही हेल्पिंग वर्ब है. बात क्लियर हो गई. चलिए, तो ये हैंडआउट हमारा होता है पूरा. कल जो है सेकंड हैंडआउट